नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर, एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज की अपनी इस क्लास में अपन अध्ययन करेंगे संसद के सत्र एवं उसकी कार्यवाही, अर्थात संसद किस तरह से अपना कार्य करती है। इसके लिए मैंने इसके 5 पॉइंट बनाए हैं यहाँ पे, और इस पॉइंट में अपन इन 5 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कि सत्र अर्थात संसद के अधिवेशन कब चलाए जाते हैं और किस तरह से बुलाए जाते हैं। दूसरे में अपन देखेंगे कोरम या गणपूर्ति, अर्थात कितने सदस्य मिनिमम उपस्थित होने जरूरी है। तीसरे में अपन देखेंगे भाषा, अर्थात संसद अपना कार्य किन भाषाओं में करती है। और चौथे में अपन ये देखेंगे निर्णय एवं मतदान प्रक्रिया की, अर्थात संसद निर्णय किस तरह से करती है और किस तरह से वहां पर मतदान प्रक्रिया चलाई जाती है। और 5वां जो पॉइंट है उसमें अपन ये देखेंगे कि संसद अपनी कार्यवाही चलाने के लिए क्या तरीके इस्तेमाल करती है, क्या साधन अपनाती है। तो अपन चलते हैं अपने पॉइंट पर, और सबसे पहले अपन देखते हैं अधिवेशन या सत्र। जैसे कि मैंने पहले भी मेरी बहुत सारी क्लास में आपको बताया है कि संसद जो है वो केवल सत्र जब चलते हैं या उसके जब अधिवेशन होते हैं तभी अपना कार्य करती है, बाकी समय ये काम नहीं करती है। लेकिन सत्र जब चलेंगे तब ये रोज बैठती है और अपना कार्य करती है। अब जब सत्र की बात कर रहे हैं तो सत्र के बारे में 2 बातें यहाँ पर संविधान में स्पष्ट है। संसद का सत्र जो होता है कब बुलाया जाएगा और कब उसका समाप्त किया जाएगा, ये दोनों चीजें राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श के आधार पर करता है। अर्थात संसद का सत्र या अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा ही उसका सत्रावसान किया जाता है, और राष्ट्रपति ये कार्य मंत्री परिषद के परामर्श के आधार पर करता है। दूसरी बात आती है कि राष्ट्रपति इसका अधिवेशन कब बुलाएगा, इसका सत्र कब बुलाएगा। इसके लिए संविधान में ये प्रावधान किया गया है, हमारे संविधान में, कि एक सत्र से लेकर दूसरे सत्र के बीच में 6 महीने से ज्यादा समय नहीं होना चाहिए। अर्थात इसके अनुसार तो वर्ष में 2 बार संसद का सत्र या अधिवेशन बुलाया जाना जरूरी होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे हमने एक परंपरा बना रखी है, एक प्रावधान हमने कर रखा है, और हमारे यहाँ पे 3 अधिवेशन वर्ष में संसद के बुलाए जाते रहे हैं। बजट सत्र के नाम से बुला लेते हैं पहला, दूसरा हम मानसून सत्र के नाम से, और तीसरा शीतकालीन सत्र के नाम से। अर्थात प्रति 4 महीने में 1 बार संसद का सत्र बुलाने की हमारे यहाँ पे परंपरा बनी हुई है। तो संवैधानिक तौर पे तो 2 अधिवेशन बुलाए जाने चाहिए, अर्थात 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन परंपरा अनुसार हमारे यहाँ पे 3 अधिवेशन बुलाए जाते रहे हैं, और इसकी वजह से ये 6 महीने का जो पीरियड है वो वाली बाधा हमारे यहाँ पे लागू नहीं होती, और इसी कारण हमने ये 3 सत्र कर रखे हैं। इस तरह संसद के सत्र राष्ट्रपति बुलाता है, मंत्री परिषद के परामर्श के आधार पर बुलाता है, वर्ष में 2 बार बुलाया जाना जरूरी होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे 3 बार संसद के सत्र वर्ष में बुलाए जाने की परंपरा बनी हुई है। जब सत्र बुलाए जाते हैं तो संसद प्रतिदिन बैठक करती है और प्रतिदिन कार्य करती है, और एक दिन में उसके 2 सत्र चलते हैं, अर्थात 2 बैठक चलती है। एक पहली बैठक सुबह 11 बजे से 1 बजे तक चलती है, और दूसरी बैठक मध्याह्न पश्चात 2 बजे से लेकर 6 बजे तक चलती है, और इसमें वो अपना सारा कार्य संपादित करती है। अब जब बात अपन सत्र की कर रहे हैं तो 3-4 ऐसे शब्द हैं, उनके मीनिंग सभी को क्लियर होना जरूरी है। सबसे पहला एक शब्द है, हम बार बार करते हैं, सत्रावसान। अर्थात हम जब भी सत्र की बात करते हैं तो ये शब्द हमारे सामने आता है कि राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है, स्थगित करता है या सत्रावसान करता है। तो ये सत्रावसान क्या होता है? देखिए, सत्रावसान का मतलब है संसद का सत्र समाप्त करना। बुलाने का काम भी राष्ट्रपति करता है, इसको समाप्त करने का काम भी, सत्रावसान का काम भी राष्ट्रपति करता है। तो सत्रावसान का तात्पर्य होता है संसद के सत्र को समाप्त करना। इसके पश्चात दूसरा शब्द हम बार बार करते हैं, स्थगित करना। स्थगित करने का मतलब यहाँ होता है कि संसद की बैठक स्थगित करना। जैसे मैंने अभी बताया कि संसद एक दिन में 2 बार बैठती है, 11 से 2 बजे तक, 1 बजे तक, और 2 बजे से 6 बजे तक। तो प्रतिदिन जब वो
बैठती है और उस समय उस बैठक में अगर मान लीजिए कार्य करना संभव नहीं हो, चाहे कोरम का अभाव हो या कुछ ज्यादा हंगामा होने लग जाता है या सदस्य ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, तो उस बैठक को स्थगित कर दिया जाता है। वो स्थगित दोनों तरह से हो सकती है, कुछ घंटों के लिए भी हो सकती है और कुछ दिनों के लिए भी की जा सकती है। और ये बैठक स्थगित करने का जो कार्य है वो सदन का अध्यक्ष करता है। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करता है और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति ये कार्य करता है। तो यह स्थगित से मतलब होता है बैठक को स्थगित करना, कुछ समय के लिए, अनिश्चित काल के लिए या 3-4 दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए भी की जा सकती है। तो सत्रावसान अलग चीज है और स्थगित अलग चीज है। सत्रावसान में सत्र को समाप्त किया जाता है और जबकि स्थगित में बैठक को स्थगित किया जाता है। अब एक तीसरा शब्द और आता है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र बुलाता है, स्थगित करे या बैठक या विघटन करता है। देखिए, विघटन का मतलब केवल लोकसभा से होता है और विघटन में सदन को ही समाप्त कर दिया जाता है, सत्र से लेना देना नहीं है। विघटन का मतलब होता है लोकसभा को समाप्त किया जाना या विघटित किया जाना या भंग किया जाना। राज्यसभा के ऊपर विघटन का सिद्धांत लागू नहीं होता है क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। तो लोकसभा को विघटन किया जा सकता है, विघटित किया जा सकता है। लोकसभा 2 तरीके से विघटन उसका होता है या विघटित होती है। एक होता है जब इसका कार्यकाल पूरा हो जाता है, जैसे मान लीजिए 5 वर्ष के लिए इसको हमने चुना है, 5 वर्ष अगर पूरे हो गए तो वह स्वयं विघटित हो जाती है। या मान लीजिए आपातकाल में इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया और कार्यकाल बढ़ाने के पश्चात भी इसका कार्यकाल अगर पूरा हो जाता है तो विघटित होती है। तो जब कार्यकाल पूरा होने पर जब विघटन होता है वो तो वो स्वयं ही करती है, स्वयं विघटित होती है। लेकिन इसके अलावा राष्ट्रपति को एक पावर होती है कि वो समय से पहले लोकसभा को मंत्री परिषद के परामर्श के आधार पर विघटन उसका कर सकता है। तो यहाँ पर विघटन का मतलब लोकसभा को समय से पहले या कार्यकाल पूरा होने पर विघटन करने से होता है और विघटन में उसको सदन को ही समाप्त कर दिया जाता है और नए चुनाव कराए जाते हैं और नई लोकसभा बैठती है या बनती है। इस तरह सत्रावसान अलग है, स्थगित अलग है और विघटन अलग है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और कई बार आए हुए हैं। एक होता है अवकाश काल। संसद के अवकाश काल से क्या तात्पर्य है? अवकाश काल से जैसे कि मैंने अभी कहा कि संसद सत्र में काम करती है, अधिवेशन में काम करती है और बाकी समय वो कार्य नहीं करती। तो एक सत्र से लेकर दूसरे सत्र के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको संसद का अवकाश काल या विश्राम काल कहा जाता है। अर्थात जब संसद के अधिवेशन नहीं चल रहे होते हैं तो उस पीरियड को अवकाश काल के नाम से जाना जाता है। इसी तरह हम बार बार कर रहे हैं, सत्र बुलाए जाते हैं, अधिवेशन बुलाए जाते हैं। तो यहाँ सत्र का भी अभिप्राय पूछा जाता है। तो सत्र से अभिप्राय है या राजनीतिक शब्दावली में हम सत्र का जो अर्थ लेते हैं वो ये होता है कि प्रथम अधिवेशन से लेकर संसद की प्रथम अधिवेशन या बैठक से लेकर सत्रावसान होने तक का जो पीरियड होता है वो सत्र कहलाता है या सत्र में गिना जाता है। इस तरह लोक संसद के जो अधिवेशन है वो बुलाए जाते हैं और हमारे यहाँ पे ये परंपरा होती है कि दोनों सदनों के अधिवेशन साथ साथ ही चलते हैं, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अधिवेशन साथ साथ ही चलते हैं और इस तरह ये कार्य करती है अधिवेशन के दिनों में। अब दूसरा अपना पॉइंट है कोरम या गणपूर्ति। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये कोरम क्या है या ये गणपूर्ति क्या है। ये एक न्यूनतम सदस्य संख्या है और ये न्यूनतम सदस्य संख्या जब उपस्थित होंगे तो ही अधिवेशन के दिनों में संसद अपना कार्य करेगी। अर्थात हमारे यहाँ पे ये नियम बना रखा है कि संसद जब अपनी कार्यवाही करेगी, बैठक करेगी या अधिवेशन के दिनों में आहूत होगी तो एक न्यूनतम सदस्य संख्या का उपस्थित होना जरूरी होता है। और वो जो न्यूनतम सदस्य संख्या है उसको हम कोरम कहते हैं या गणपूर्ति कहते हैं। उतने सदस्य अगर उपस्थित होंगे तो संसद अपना कार्य करेगी। अब इसके लिए हमारे यहाँ पे एक नियम बना रखा है, सिद्धांत में ये प्रावधान है कि जो कुल सदस्य संख्या है उसका 10% हिस्सा या 10वां हिस्सा अगर उपस्थित है तो ही सदन की कार्यवाही संचालित होगी या प्रारंभ होगा, वरना नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं लोकसभा में 545 है तो अगर हम इसका 10% करते हैं तो 55 सदस्य यहाँ पर उपस्थित होना जरूरी है।
इसी तरह अगर राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में 245 होते हैं, तो अगर हम उसका 10% करते हैं तो 25 सदस्य होते हैं, अर्थात राज्यसभा में 25 सदस्य उपस्थित होंगे तो कार्यवाही शुरू होगी, और लोकसभा में 55 सदस्य अगर उपस्थित होते हैं तो सदन की कार्यवाही शुरू होगी, वरना नहीं होगी। इसके लिए ये निर्धारित किया गया है कि जब भी सदन की कार्यवाही प्रारंभ होगी तो जो अध्यक्ष होगा, जो पीठासीन अधिकारी होगा, जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होता है तो राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति होता है, वो सबसे पहले ये निर्धारित करेगा, ये देखेगा कि सदन में कोरम है या नहीं है, अर्थात सदस्य संख्या जो है 55 और 25 दोनों में अलग अलग जो होती है वो है या नहीं है। यदि ये कोरम पूरा होगा तो वो कार्यवाही संचालित करेगा या आगे बढ़ेगी, वरना वो चाहे तो सदन को स्थगित भी कर सकता है। इस तरह संसद की कार्यवाही को चलाने के लिए न्यूनतम जो संख्या है, कोरम है, वो पूर्ण होना जरूरी है, तभी कार्यवाही होगी। नेक्स्ट चलते हैं, संसद की कार्यवाही की भाषा क्या होगी। संसद की जो कार्यवाही है दोनों में संचालित होती है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में साथ साथ चलती है। इसके अलावा अगर किसी सदस्य को कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम है इस भाषा में, तो अध्यक्ष की अनुमति लेकर वो अपनी मातृभाषा में भी अपने विचार व्यक्त कर सकता है। अर्थात अगर अध्यक्ष चाहे तो किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है, लेकिन इसके साथ साथ एक वहां पर व्यवस्था होती है, अनुवादक की व्यवस्था होती है। वहां पर अनुवादक होता है, जो भी अपन भाषा होती है उसका साथ साथ में अनुवाद किया जाता है, और ताकि सदस्यों को आसानी से समझ में आ जाए। तो कार्यवाही हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होती है। किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति अध्यक्ष द्वारा दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए अनुवादक की व्यवस्था होती है, उसका दूसरी भाषा हिंदी और अंग्रेजी में ट्रांसलेशन वहां पर किया जाता रहता है साथ साथ, ताकि सदस्य उसको समझ सके। फिर आता है नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है कि ये निर्णय किस तरह से करती है संसद, और संसद में जो मतदान प्रक्रिया होती है वो किस तरह से संचालित होती है। सबसे पहले आती है निर्णय किस तरह से होती है। देखिए, संसद के जो निर्णय होते हैं सामान्यतः बहुमत से लिए जाते हैं। जितने सदस्य उपस्थित हैं उसके 50 से एक व्यक्ति ज्यादा साधारण बहुमत से या सामान्य बहुमत से संसद अपने निर्णय लेती है। जो भी डिसीजन होंगे वो बहुमत से लिए जाएंगे, लेकिन संविधान में एक प्रावधान है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जैसे महाभियोग की प्रक्रिया है, किसी सदस्य को हटाने की प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। तो कुछ मुद्दे जो संविधान में शामिल होते हैं उनमें विशेष बहुमत की आवश्यकता भी होती है, तो उस समय संसद अपना निर्णय विशेष बहुमत से करती है। अर्थात संसद दो तरह से निर्णय करती है, सामान्य बहुमत से करती है और कुछ बातों में विशेष बहुमत से निर्णय करती है। जब निर्णय करती है तो वो मतदान प्रक्रिया किस तरह से संचालित होती है, किस तरह से सदन में मतदान किया जाता है। देखिए, इसके लिए जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है या राज्यसभा में जो सभापति होता है वो इस चीज को करवाता है, मतदान करवाता है और निर्णय घोषित करता है। किस तरह से मतदान प्रक्रिया होती है। सबसे पहले देखिए ये होता है, जब मतदान प्रक्रिया होती है तो जिस मुद्दे पर चर्चा की जाती है, चर्चा समाप्त होने के पश्चात जो अध्यक्ष है वो सदस्यों से उनकी राय आमंत्रित करेगा सबसे पहले, और राय आमंत्रित करने के लिए वो सदस्यों को कहेगा कि यस में बोले या नो में बोले। यस में जो बोलने वाले हैं, अपन यस बोल रहे हैं, अये शब्द इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर कि जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो अये बोलेंगे, अर्थात उसको यस माना जाएगा, और जो इसके विपक्ष में है वो नो बोलेंगे। तो सबसे पहले जो अध्यक्ष होगा या जो पीठासीन अधिकारी होगा दोनों सदनों में, वो सदस्यों की राय आमंत्रित करेगा, यस और नो। तो ये समर्थन वाले यस बोलेंगे और जो समर्थन नहीं करेंगे वो नो बोलेंगे। उसके पश्चात वो अध्यक्ष ये घोषणा करता है और वो बोलता है कि मैं समझता हूं कि प्रस्ताव यस के पक्ष में है। यदि यस के पक्ष में होगा तो वो बोलेगा कि मैं समझता हूं कि प्रस्ताव यस के पक्ष में है, और यदि नो के है तो वो ये बोलेगा कि मैं समझता हूं कि प्रस्ताव नो के पक्ष में है। अर्थात जैसी भी स्थिति होगी, यस के पक्ष में होगा तो यस के लिए बोलेगा, और नो के लिए है तो वो नो के लिए बोलेगा, कि अर्थात मैं समझता हूं कि प्रस्ताव यस के पक्ष में है या मैं समझता हूं प्रस्ताव नो के पक्ष में है। अर्थात जैसी भी स्थिति होगी वो बोलेगा। और बोलने के पश्चात अगर सदस्य कोई किंतु परंतु नहीं होता है और कोई चुनौती नहीं दी जाती है तो वो 2 बार बोलेगा यस यस, और यदि नो है तो वो बोलेगा 2 बार नो नो। हैबिट
अर्थात इसको मान्य किया जाता है और उसका निर्णय हो जाता है कि वो यस में है या नो में है। अगर यस है तो प्रस्ताव पारित माना जाएगा और नो है तो प्रस्ताव गिर जाएगा। तो सबसे सिंपल तरीका तो ये होता है कि सबसे पहले वो उनसे प्रश्न पूछकर निर्णय कर लेता है। ये अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वो कोई और भी तरीका अपना सकता है, हाथ खड़े करके भी उनसे निर्णय सुन लेता है, पूछ लेता है, इस तरह से वो निर्णय करता है। लेकिन यदि इस पर सभी सहमत नहीं होते हैं या कोई इस निर्णय को कोई चुनौती दी जाती है या कोई डाउट आ जाता है, तो फिर जो अध्यक्ष होगा, जो पीठासीन अधिकारी होगा, वो दूसरा स्टेप उठाता है। दूसरा स्टेप उठाने के लिए सबसे पहले वो ये कहता है कि सदस्यों को लाभ भी स्पष्ट करें, अर्थात जो यस वाले सदस्य हैं वो एक तरफ आए और नो वाले सदस्य एक तरफ आ जाए। तो लॉबी में स्पष्ट इकट्ठे हो जाते हैं, यस वाले एक तरफ हो जाएंगे और जो नो वाले हैं वो नो की तरफ हो जाएंगे। उसके पश्चात समय होता है 3 मिनट 3 सेकंड। 3 मिनट और 3 सेकंड में अगर कोई चुनौती नहीं आती है, कोई चुनौती या कोई डाउट नहीं होता है, तो फिर वो घोषणा कर देता है कि जीत यस की हुई है या जीत नो की हुई है। जैसी भी स्थिति होती है तो वो घोषणा कर देता है। यदि इसके बावजूद भी लॉबी स्पष्ट करने के बाद में जो निर्णय आता है उसमें भी अगर कोई अपन को लगता है कोई शंका है, कोई चुनौती दी जाती है, तो फिर वो अध्यक्ष होगा, जो पीठासीन अधिकारी होगा, वो तीसरा स्टेप उठाता है। और तीसरे स्टेप में वो क्या करता है कि जो मत होते हैं वहां पर एक रिकॉर्डर होता है, ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर मशीन होती है एक तरह से, उसमें वो वोट रिकॉर्ड करने की आज्ञा देता है और सदस्यों को यस और नो की पर्ची डालने के लिए कहता है। अर्थात वो रिटर्न में आएगा, यहाँ पर जो भी आएगा यस और नो की पर्ची होगी और उसमें वोट रिकॉर्ड किए जाएंगे और उसके पश्चात वो उनकी गिनती की जाती है और उसके पश्चात वो निर्णय देता है। जैसा भी उसमें आएगा काउंट करने के पश्चात यस और नो, और वो निर्णय देता है। इसके बाद में भी यदि ये लगता है कि कोई मतों के विभाजन में कोई अंतर आता है, मान लीजिए सदस्य कम है, पर्ची ज्यादा आई है या क्रॉस वोटिंग हो जाए मान लीजिए, तो इस तरह का अगर डाउट होता है तो उसके पश्चात सदस्यों को वापस लॉबी में स्पष्ट करके खड़ा करके और वोटों की गिनती करके उनका जो बैलेंस होता है उसको वापस मिलान किया जाता है और उसके पश्चात वो जो अध्यक्ष होता है वो उस निर्णय की घोषणा करता है यस या नो। यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि ये जो वोट प्रक्रिया होती है उसमें अध्यक्ष का मत शामिल नहीं होता है। इसके अलावा निर्णय किया जाता है साधारण और विशेष बहुमत दोनों में ही। लेकिन यदि मान लीजिए यहाँ पर जो फाइनल निर्णय होता है उसमें अगर वोट बराबर आते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो पीठासीन अधिकारी होगा, जो अध्यक्ष होगा, लोकसभा अध्यक्ष, और उधर होगा राज्यसभा का सभापति, वो अपना मत डालेगा और उसे हम निर्णायक मत कहते हैं और वो जिधर वोट डालेगा उसी का पक्ष माना जाएगा। अगर यस में है तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा और नो में है तो प्रस्ताव गिर जाएगा। तो जो बराबर मत आएगा तो वो अपना निर्णायक मत डालकर उसका डिसीजन करेगा और इस तरह उसके निर्णय लिए जाएंगे। नेक्स्ट आता है 5th जो है अपनी कार्यवाही के साधन। अर्थात संसद अपना कार्यवाही चलाने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल करती है। जैसे मान लीजिए प्रश्न पूछ सकती है मंत्रियों से, पूरक प्रश्न पूछ सकती है, स्थगन प्रस्ताव ला सकती है, कटौती प्रस्ताव ला सकती है, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला सकती है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ला सकती है, निंदा प्रस्ताव लाती है, धन्यवाद प्रस्ताव लाती है और लास्ट में अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकती है। इसी के साथ ही कोई महत्वपूर्ण विषय उसमें संक्षिप्त चर्चा कर सकती है, 2 घंटे की चर्चा कर सकती है और कभी भी किसी विषय पर चर्चा कर सकती है। ये जो साधन है या ये जो तरीके हैं वो अपन अगली क्लास में देखेंगे, इनके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज की इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।